आज की महत्वपूर्ण प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप सभी पत्रकार बंधुओं का स्वागत है। मैं प्रमोद काला मूल निवास भू कानून समन्वय संघर्ष समिति का कोऑर्डिनेटर हूँ। जैसा कि आप देख रहे हैं कि हमारी जो मूल निवास भू कानून संघर्ष समिति है पिछले 2 साल से लगातार चाहे सड़कों पे हो या फिर किसी अन्य माध्यम से लगातार संघर्ष कर रही है। इसी तरीके से आज विभिन्न राजनीतिक पहलुओं पर हम एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित करने जा रहे हैं। मेरे साथ हैं भू कानून मूल निवास समन्वय संघर्ष समिति के संयोजक श्री मोहित टिबरी जी, जो हमारी टीम के एक प्रमुख सदस्य श्री विपिन नेगी जी हैं, और समिति के युवा प्रकोष्ठ से आशीष नौटियाल जी हैं, साथ ही हमारे साथी अनूप गोदिया जी। जैसा कि आप कल या परसों में जो हमारे कैबिनेट मंत्री संसदीय कार्य मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल जी ने कहा है कि 31 बिंदुओं पे चर्चा हुई है, तो हमें ये अभी क्लियर नहीं है कि क्या भू कानून और मूल निवास में भी क्या कोई चर्चा हुई है। तो हम इन सब मुद्दों को आपके सामने रखने जा रहे हैं और मैं चाहूंगा कि मोहित टिबरी जी आपसे रूबरू हूं। आज की इस महत्वपूर्ण पत्रकार वार्ता में आप सभी मीडिया बंधुओं का हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, एक बहुत ही प्रसिद्ध कवि हुए हैं अदम गोंडवी जी। उनकी एक रचना है, उसमें वो कहते हैं, तुम्हारी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, तुम्हारी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, ये आंकड़े झूठे हैं, ये दावा किताबी है। तो जो ये पंक्तियां हैं ये उत्तराखंड सरकार पर बिल्कुल सटीक बैठती है। उत्तराखंड सरकार जो दावे करती है, कहती है कि जो उनकी घोषणाएं हैं, जो उनके दावे हैं, उससे हमारे गांवों का, हमारे शहरों का, हमारे उत्तराखंड का डेवलपमेंट हो रहा है। लेकिन ये दावे सारे फाइलों में, किताबों में है। आज इस पत्रकार वार्ता के माध्यम से मैं उत्तराखंड सरकार को उनका दृष्टि पत्र जो उन्होंने 2022 के विधानसभा चुनाव में लॉन्च किया था, जो घोषणाएं, जो मैनिफेस्टो उन्होंने तैयार किया था, वो आपके सामने दिखाना चाहता हूं। ये 2022 का भाजपा सरकार का दृष्टि पत्र है और इसमें एक टैगलाइन दी हुई है, किया है, करती है, करेगी सिर्फ भाजपा। हम यहां पर सवाल पूछने आए हैं उत्तराखंड सरकार से, आपने जो ये दृष्टि पत्र 2022 में जारी किया था, जो आपने इसमें दावे किए थे, जो आपने घोषणाएं की थी, आप कब तक इसे पूरा करोगे? इसमें आपने बहुत सारे वादे जनता से किए हैं। हम कुछ महत्वपूर्ण विषयों को लेकर इसमें बातचीत करेंगे। इसमें बहुत सारे वायदे, बहुत सारी घोषणाएं 2022 के घोषणा पत्र में की गई हैं, लेकिन कुछ विषय हैं जिसको आप लोगों के सामने साझा करना चाहता हूं। भाजपा सरकार ने इसमें एक महत्वपूर्ण घोषणा करते हुए यह कहा था कि भाजपा सरकार प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की तर्ज पर एक सीएम किसान प्रोत्साहन निधि भी शुरू करेगी। यानी सीएम किसान प्रोत्साहन निधि के तहत हर एक किसान को साल भर में 2000 रुपए दिए जाएंगे। यानी केंद्र सरकार की ओर से मिलने वाला 6000 रुपए और 2000 रुपए राज्य सरकार की ओर से, कुल मिलाकर 8000 रुपए की धनराशि किसानों को मिलनी थी। ये वायदा अभी तक भाजपा सरकार ने पूरा नहीं किया है। भाजपा सरकार ने एक और वादा किया था कि उत्तराखंड में स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर करने के लिए प्रत्येक जनपद में एक मेडिकल कॉलेज की स्थापना की जाएगी और मेडिकल सीटों की क्षमता 30% की उसमें वृद्धि होगी। ये घोषणा भी आज तक अभी तक पूरी नहीं हो पाई है। और इसी के तहत भाजपा सरकार ने कहा था हर एक जिले में डॉक्टर होंगे, नर्स होंगे, लैब टेक्नीशियन होंगे, जो उपकरण होते हैं जैसे एक्सरे, ईसीजी और रक्त परीक्षण की सुविधाएं वगैरह देंगे हॉस्पिटल में। हम सरकार से पूछना चाहते हैं कि आपने कहा कि हर एक जिले के अस्पताल को
सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में आप तब्दील करेंगे, तो आप बताइए जनता को कितने हॉस्पिटल आपने सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में आपने तब्दील किए हैं, कितने हॉस्पिटल में आपने डॉक्टरों की पूरी नियुक्ति दी है, नर्स और लैब टेक्नीशियन आपने दिए हैं, और कितने मेडिकल कॉलेज आपने बनाए हैं। आप जनता को इस बारे में बताइए, ये हम आज कहना चाहते हैं। इसके साथ ही साथ एक और घोषणा की थी, वीरचंद सिंह गढ़वाली व्यावसायिक शिक्षा मिशन के तहत हर एक ब्लॉक में कॉलेज की स्थापना की जाएगी और प्रत्येक सरकारी कॉलेज में युवाओं को रोजगार के लिए शिक्षण प्रोत्साहन वगैरह दिया जाएगा। तो ये भी घोषणा अभी तक सरकार ने पूरी नहीं की है। एक और बेरोजगारों के लिए सरकार ने घोषणा की थी। सरकार ने कहा था कि भाजपा सरकार मुख्यमंत्री प्रशिक्षु योजना शुरू करेगी और इसमें बेरोजगारों को 1 वर्ष तक 3,000 रुपए की प्रतिमाह राशि दी जाएगी। सरकार बताए कि कितने बेरोजगारों को 3,000 रुपए प्रतिमाह दिया जा रहा है। तो इस तरह की बहुत सारी घोषणाएं हैं जो सरकार ने की है, और मुझे लगता है जो सरकार ने दृष्टि पत्र 2022 में जारी किया है, इसमें से 10% भी उनकी घोषणाएं पूरी नहीं हुई है। भाजपा सरकार इसका श्वेत पत्र जारी करे और जनता को बताए कि आपने जो जनता से वायदे किए थे, क्या उन वायदों पर आप खरा उतरे हैं, कितने वायदे आपने पूरे किए हैं, ये आपको जनता को बताना होगा। और इस घोषणा पत्र को लेकर, इस दृष्टि पत्र को लेकर मूल निवास भू कानून संघर्ष समिति की टीम विधानसभा बजट सत्र के पहले दिन 18 फरवरी को हम वहां मौके पर जाएंगे और मुख्यमंत्री, मंत्री और भाजपा के विधायकों से ये सवाल पूछेंगे कि आप कब तक इन घोषणाओं को पूरा करेंगे, क्योंकि अब 3 वर्ष का समय होने जा रहा है भाजपा सरकार को। पूरे प्रदेश में कार्यक्रम आयोजित होंगे, धूमधाम से बताया जाएगा, यशोगान किया जाएगा कि भाजपा सरकार की ये उपलब्धियां हैं, भाजपा सरकार ने ये कर दिया है। इससे पहले भी यही हुआ है। हम यही चाहते हैं कि आप जनता के बीच स्थिति स्पष्ट रखिए कि वास्तव में जो आप वायदे जनता से कर रहे हैं, जो आपने घोषणाएं की हैं, क्या उस पर आपने वो काम पूरे किए हैं, ये आपको जवाब देना होगा। और इसके जवाब मांगने के लिए हम लोग 18 फरवरी को विधानसभा सत्र के पहले दिन हम लोग विधानसभा जाएंगे, ये तय है। दूसरा, अभी आपने देखा होगा दिल्ली में विधानसभा चुनाव के दौरान भाजपा ने वहां पे संकल्प पत्र जारी किया है। ये दिल्ली का संकल्प पत्र है। इसमें भाजपा ने बहुत सारे वायदे वहां पर किए हैं, जिसमें मुख्य तौर पर मुफ्त बिजली, मुफ्त पानी और महिलाओं को फ्री यात्रा सुविधा का लाभ उसमें दिए जाने की बात कही गई है। हम कहना चाहते हैं, अगर आप दिल्ली में मुफ्त बिजली दे रहे हैं, मुफ्त पानी दे रहे हैं, तो आप उत्तराखंड के लोगों को क्यों नहीं दे रहे? उत्तराखंड की जनता ने भी भाजपा को प्रचंड बहुमत दिया है। दिल्ली की जनता को पानी मिल सकता है, दिल्ली की जनता को फ्री बिजली मिल सकती है, तो उत्तराखंड की जनता को क्यों नहीं मिल सकता? ये सवाल हम भाजपा से पूछना चाहते हैं। जबकि इस बात को हमें भी समझना होगा, भाजपा को भी समझना होगा कि पूरे राज्य में हम लोग बिजली उत्पादन करते हैं। हमारे यहां से पानी पूरे देश भर में पहुंचता है। हमारे पास तमाम रिसोर्सेस है, तो हम अपने लोगों को बिजली फ्री क्यों नहीं दे सकते हैं? हम अपने लोगों को फ्री में पानी क्यों नहीं दे सकते? अगर आप दिल्ली में दे सकते हैं, जहां ना बिजली उत्पादन हो रहा है, न जहां पानी की तमाम तरह की सुविधाएं हैं, वहां अगर मिल सकता है, तो यहां भी आपको जनता को फ्री बिजली और फ्री पानी देना चाहिए। हम भाजपा सरकार से, आम जनता की ओर से ये मांग करना चाहते हैं। भाजपा सरकार ने एक और दिल्ली में घोषणा की है कि 2500 रुपए की आर्थिक मदद हर गरीब महिला को प्रतिमाह देंगे। हम ये चाहते हैं कि आप उत्तराखंड में भी 2500 रुपए की जो आर्थिक मदद की आपने बात कही है, हर एक गरीब महिला को आप दिल्ली में देने जा रहे हैं, आपको यहां भी देना होगा। आपने कहा है 21,000 की आर्थिक मदद आप हर गर्भवती महिला को देंगे, तो उत्तराखंड की हर एक गर्भवती महिला को भी 21,000 रुपए की आर्थिक मदद आपको देनी होगी। ये हम आपसे मांग कर रहे हैं।
आपने कहा है कि पहली कैबिनेट बैठक में आयुष्मान भारत योजना को लागू करेंगे और 5 लाख रुपए की जो धनराशि केंद्र सरकार से मिलती है स्वास्थ्य लाभ के लिए, इलाज के लिए, उसमें अतिरिक्त राज्य सरकार भी 5 लाख रुपए की सुविधा देगी। तो उत्तराखंड में भी आप 5 लाख रुपए की राज्य सरकार द्वारा सहायता यहाँ के लोगों के स्वास्थ्य के लिए दी जाए, ये हम मांग करना चाहते हैं। और भी बहुत सारे इसमें मुद्दे हैं, जैसे पेंशन को लेकर दिल्ली में जो विधवाएं हैं, जो बेसहारा हैं, जो वृद्ध लोग हैं, वरिष्ठ नागरिक हैं, उनको 3,000 रुपए प्रति माह पेंशन देने की बात कही जा रही है और अभी यहाँ पर सिर्फ 1,500 रुपए पेंशन दी जा रही है। तो यहाँ पर भी 3,000 रुपए कम से कम पेंशन का लाभ यहाँ के लोगों को दिया जाए, ये हमारी मुख्य तौर पर मांगे हैं। और हम सरकार से कहना चाहते हैं कि आप जो वादे करते हैं, जो जनता से आप चुनावी वादे होते हैं आपके, उसको आप पूरा कीजिए। आप जनता से झूठ मत बोलिए, आप जनता को गुमराह मत कीजिए। आपने मूल निवास को लेकर भी जनता को गुमराह किया है, आपने भू कानून को लेकर भी जनता को गुमराह किया है। आप हर बार जनता को झूठे सपने दिखाते हैं, अपने चुनावी लाभ के लिए जनता के बीच उन्हें लुभावने सपने दिखाते हैं। जनता आपसे सवाल पूछ रही है कि जो आप बोलते हैं, जो आप जनता से वायदा करते हैं, आप उसको जमीन पर भी उतारिए। उत्तराखंड की जनता आपसे सवाल कर रही है। अभी आपने देखा होगा पूर्व विधायकों की पेंशन इस सत्र में बढ़ाई जा रही है। पहले पूर्व विधायकों को 40,000 रुपए की पेंशन मिलती थी, हर महीने 40,000 रुपए दिया जाता था, और अब 60,000 रुपए की पेंशन मिलने जा रही है। ये जो विधानसभा सत्र होने जा रहा है और जो इससे पहले गैरसैंण में विधानसभा सत्र हुआ है, उसमें 2 महत्वपूर्ण बातें सामने आई हैं। जो गैरसैंण में विधानसभा सत्र हुआ, उसमें विधायकों के वेतन भत्ते बढ़ाए गए। 4 लाख रुपए तक वेतन भत्ते अब विधायकों को दिए जा रहे हैं। और अब जो विधानसभा सत्र होने जा रहा है, यहां पर पूर्व विधायकों को पेंशन में बढ़ोतरी की जा रही है। तो इस बात को समझना होगा, जो ये सत्र हो रहे हैं, क्या ये विधायकों के लिए और पूर्व विधायकों की सुविधाओं के लिए हो रहे हैं? क्या उनके ऐशो आराम के लिए सत्र किए जा रहे हैं? उनके लिए फ्री में इलाज की सुविधा है, तमाम तरह की उनके लिए सुविधाएं दी जा रही हैं, उनके वेतन भत्तों में लगातार बढ़ोतरी की जा रही है। लेकिन उन लोगों के बारे में सरकार क्यों नहीं सोच रही जो सड़कों पे लड़ रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं अपने मानदेय बढ़ाने के लिए? पुरानी पेंशन योजना के लिए सेवानिवृत्त कर्मचारी लंबे समय संघर्ष कर रहे हैं। उपनल कर्मचारी सड़कों पे लाठियां खा रहे हैं कि उनका मानदेय बढ़ाया जाए, समान कार्य के लिए समान वेतन दिया जाए। आउटसोर्सिंग कर्मचारी सड़कों पे लड़ लड़कर थक चुके हैं। आशा आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियां, यहां तक कि भोजन माताएं, पीआरडी जवान, आपको इनकी चिंता नहीं है। जो इस राज्य में, जो इस राज्य की रीढ़ है हमारे कर्मचारी, आपको उनकी बिल्कुल भी चिंता नहीं है। वो लोग न्यूनतम मानदेय में किस तरह से अपने परिवार का भरण पोषण कर रहे हैं, उनके बारे में चिंता नहीं है। उन पुलिस कर्मचारियों के बारे में आपको चिंता नहीं है जो कानून व्यवस्था को देख रहे हैं, और आपको अपने वेतन भत्ते बढ़ाने हैं, आपको अपनी सुविधाओं का ख्याल रखना है। तो उत्तराखंड की जनता इस बात को देख रही है और समझ रही है, ये सरकार जो विधानसभा सत्र कर रही है, ये सिर्फ अपने फायदे के लिए कर रही है, अपने ऐशो आराम के लिए कर रही है। और जो जनता सड़कों पे संघर्ष कर रही है, जो कर्मचारी हमारे भाई बहन लंबे समय से इस उम्मीद में है, इस आशा में है कि उनका मानदेय बढ़ेगा, उनके परिवार का भरण पोषण अच्छे तरीके से होगा, लेकिन सरकार उनके बारे में बिल्कुल भी गंभीर नहीं है। उठाए नहीं। तो आज मीडिया बंधुओं के माध्यम से हम यही संदेश देना चाहते हैं। हम 18 फरवरी को मूल निवास के सवाल पर, भू कानून के सवाल पर, और जो भाजपा सरकार ने 2022 में
अपना दृष्टि पत्र जारी किया जो उसमें घोषणाएं की हैं, उन तमाम सवालों को पूछने के लिए हम विधानसभा जाएंगे। हमारे मूल निवास भू कानून संघर्ष समिति की टीम विधानसभा सत्र में जाएगी और तमाम सवालों को हम जो आज हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आप सभी के सामने रखा है, ये तमाम सवाल हम वहां पर पूछेंगे। नितिन अग्रवाल जी जो हमारे शहरी विकास मंत्री हैं, जब उनसे पूछा गया क्या भू कानून को लेकर क्या सरकार इस पर सोच रही है, क्या इस पर कानून आने वाला है, तो मीडिया से बचते हुए दिखाई दिए और कैबिनेट बैठक में मूल निवास और भू कानून को लेकर कोई भी विषय नहीं रखा गया। सरकार तो लगातार कब से कह रही है कि हम लाने वाले हैं, भू कानून आने वाला है। अब ये तय मानकर चलिए हमें सरकार पर भरोसा ही नहीं है कि ये सरकार हमें मूल निवास देगी, सरकार हमें भू कानून देगी। और हमने ऋषिकेश में ऐलान भी कर दिया है स्वाभिमान शंखनाद रैली के जरिए, हमने कह दिया है अब सरकार से भरोसा उठ गया है। अब उत्तराखंड की जनता 2027 में अपनी सरकार बनाएगी और भू कानून, मूल निवास, ये तमाम जो सवाल उत्तराखंड की जनता के हैं वो यहाँ की जनता खुद विधानसभा के अंदर अपने ऐसे प्रतिनिधि को भेजेगी जो जन भावनाओं के अनुरूप कानून बनाए। भाई आपके पास में 2022 का मैनिफेस्टो है, क्या मूल निवास भू कानून को लेके इसमें कोई बात रखी गई है मैनिफेस्टो में? आपने इसको पढ़ा होगा। देखिए 2022 का मैनिफेस्टो मेरे हाथ में है, इसमें मुझे कहीं भी भू कानून का जिक्र नहीं दिखाई दे रहा है, इसमें कहीं भी मूल निवास की बात नहीं की गई है। यहाँ तक कि जो वायदे किए गए वो भी आप लोग भी सामने आ गए। कोई भी वायदा सरकार बताए ना कौन सा वायदा आपने पूरा किया है। आपने कहा था कि 2022 में आपने होर्डिंग लगाए थे अपने बड़े बड़े, उसमें लिखा था आपने कि भू कानून लाएंगे, मजबूत भू कानून लाएंगे, लेकिन आपका जो दृष्टि पत्र है उससे आपने भू कानून को गायब किया हुआ है। इसमें तो कहीं लिखा ही नहीं है, इसमें तो भू कानून की कहीं जिक्र ही नहीं किया आपने। तो ये सरकार का दोहरा चरित्र है ना, ये सरकार बोलती कुछ और है, करती कुछ और है। तो इस बात को हमें समझना होगा और करती और करने में बहुत बड़ा अंतर है। इसका जवाब मांगने हम जा रहे हैं विधानसभा। संक्रांत के माध्यम से आप पूरे पहाड़ को जगाने चले हैं। 90% जो हमारे विधायक हैं वो पहाड़ी मूल के हैं, क्या उनको पहाड़ की याद नहीं आती? देखिए अगर हमारे जो पहाड़ी मूल के विधायक हैं, वास्तव में अगर उनको पहाड़ की चिंता होती तो इन विषयों को उठाते विधानसभा के अंदर। ये भी अपना दोहरा चरित्र जनता के सामने अपना रख रहे हैं। ये बोलते तो हैं कि हम मूल निवास को लेकर, भू कानून को लेकर गंभीर हैं, इस पर बात करेंगे, लेकिन जब विधानसभा सत्र होता है तो इनके मुंह पर पट्टी बन जाती है। एक भी विधायक मूल निवास को लेकर विधानसभा के अंदर मुखरता से बात करने के लिए तैयार नहीं है। तो आप समझ सकते हैं जनता देख रही है हमारे विधायकों की सोच किस तरह से है यहाँ के मूल निवासियों के प्रति। मोहित भाई, आप कह रहे हैं कि 2027 में सरकार जनता बनाएगी, तो क्या कोई तीसरा मोर्चा खड़ा हो रहा है प्रदेश में? देखिए तीसरे विकल्प की पूरी संभावना इस राज्य में है और लोगों की अपेक्षाएं तीसरे विकल्प से बहुत बड़ी हैं। जहां जहां लोग जा रहे हैं लोगों की बहुत बड़ी उम्मीदें हैं, आशाएं हैं। लोग कह रहे हैं कि आप लोग इस राज्य को एक विकल्प दीजिए। भाजपा कांग्रेस से यहाँ की जनता त्रस्त आ गई है और हम लोग उस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। हम तमाम जगहों पर जा रहे हैं, लोगों से बातचीत कर रहे हैं, उनको तमाम इन सवालों को लेकर लोगों के बीच बहस कर रहे हैं कि भाई इस राज्य में किस तरह का राज्य हमने सोचा था और किस तरह का राज्य हमें मिल गया है। तो ये तमाम विषय हैं और जनता ने ही कहा है। आप देखिए जब हम ऋषिकेश में गए, हमने कहा कि आप क्या चाहते हैं, उन्होंने कहा कि हम बदलाव चाहते हैं। ये हमारी सोच नहीं है व्यक्तिगत, ये उत्तराखंड की जनता की सोच है कि वो बदलाव चाहते हैं। और हम एक एक व्यक्ति से रायशुमारी कर रहे हैं, पूछ रहे हैं कि आप क्या इस राजनीतिक व्यवस्था को बदलना चाहते हैं। तो लोगों के अधिकतर मत यही है कि वो अब बदलाव चाहते हैं और हम तीसरे विकल्प के रूप में आगे बढ़ेंगे, एक नई राजनीतिक ताकत इस राज्य में खड़ी करेंगे। मोहित भाई, ये अभी जो निकाय चुनाव हुए हैं, निकाय चुनाव से पहले भी आप रायशुमारी के लिए निकले थे, लेकिन ना तो कानून संघर्ष समिति की तरफ से कोई कैंडिडेट खड़ा हुआ, ना ही आप उसके लिए कोशिश करते नजर आए। क्या लगता है विधानसभा के लिए तीसरा मोर्चे की जो बात कर रहे हैं वो भी सिर्फ एक कवायद, कुछ कॉन्क्रीट होगा उसमें? नहीं, बिल्कुल आपने देखा होगा जब निकाय चुनाव हुआ तो हमने जनता से रायशुमारी की। तो लोगों ने कहा कि आपको अपने कैंडिडेट चुनाव नहीं लड़वाने हैं, आपको समर्थन देना है। तो हमने मास्टर जी का समर्थन किया। तो जब हमने मास्टर जी को सपोर्ट किया तो लोगों ने उन्हें अपार समर्थन वहां पर दिया, अच्छा बहुमत मास्टर जी को मिला। 2027 में हम लोग एक तीसरे विकल्प की जब हम बात करते हैं
तो एक पॉलिटिकल फ्रंट की बात करते हैं कि एक पॉलिटिकल फ्रंट जनता की भावनाओं के अनुरूप जनता की राय शुमारी की बात तैयार हो और जनता ही अपना घोषणा पत्र, अपना विजन तैयार करे कि किस तरह का सपना उनका है, किस तरह की सोच जनता की है इस राज्य को लेकर। तो उसको लेकर हम 2027 में जाएंगे और पॉलिटिकल फ्रंट तैयार होगा। तमाम वो शक्तियां इस राज्य को बेहतरी चाहते हैं, जो सड़कों पर संघर्ष करने वाले लोग हैं, उन सबको एक करके इस राज्य में एक बड़ी ताकत खड़ी की जाएगी और यही एकमात्र विकल्प अब जनता के सामने है।